अच्छा, कभी रात में आसमान में एक बहुत चमकीला तारा देखा है? ऐसा तारा जो टिमटिमाता नहीं? अगर हाँ, तो बहुत मुमकिन है कि हमारे सोलर सिस्टम के बेताज बादशाह यानी जुपिटर को देखा गया हो। आज हम इसी की बात करेंगे कि आखिर ये ब्रह्मांड का इतना बड़ा राजा क्यों है। तो सवाल यही उठता है कि बृहस्पति को ग्रहों का राजा आखिर कहते क्यों हैं? भाई ऐसी क्या खास बात है इसमें? इसका जवाब ना इसकी विशालता में, इसके साइज में छिपा है। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 2.5 गुना, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सारे ग्रह, मतलब मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन सबको एक साथ एक बड़े से तराजू पर रख दिया। अब दूसरे पल्ले पर सिर्फ जुपिटर को रख दीजिए, तो पता है क्या होगा? जुपिटर अकेला इन सबसे 2.5 गुना से भी ज्यादा भारी निकलेगा। मतलब ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये तो एक अलग ही लेवल पर है। तो ये विशाल ग्रह आखिर बना किस चीज से है? क्या ये पृथ्वी की तरह एक बहुत बड़ी चट्टान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बृहस्पति कुछ पूरी तरह से अलग है। ये एक गैस जॉइंट है, और यही बात इसे बाकी ग्रहों से एकदम अलग बनाती है। तो ये गैस जॉइंट होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी कोई ठोस जमीन नहीं है। सोचिए कि अगर कोई इसके बादलों के अंदर उतरने की कोशिश करे तो वो कभी लैंड ही नहीं कर पाएगा, बस नीचे और नीचे जाता रहेगा। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, दबाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि गैस लिक्विड बन जाएगी। और ये बना है ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से। जी हाँ, वही चीजें जिनसे हमारा सूरज बना है। इतना विशाल साइज देखकर लगता होगा कि ये बहुत धीरे धीरे घूमता होगा, है ना? लेकिन असल में ठीक इसका उल्टा है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे तेज घूमने वाला प्लैनेट है। देखिए, जहां पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, वहीं जुपिटर अपना एक चक्कर सिर्फ 10 घंटे में पूरा कर लेता है। सोचिए, सिर्फ 10 घंटे में पूरा एक दिन रात। और इतनी तेजी से घूमने का असर भी बहुत जबरदस्त होता है। एक तो ये बीच से, मतलब इक्वेटर से थोड़ा बाहर की तरफ खिंच जाता है, जिससे इसका शेप हल्का सा चपटा हो गया है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये तेज स्पिन एक बहुत बड़े इंजन की तरह काम करती है, जो इसकी पावरफुल हवाओं यानी जेट स्ट्रीम्स को चलाती है और वही तूफानी पट्टियां बनाती है जो हमें दिखाई देती हैं। चलिए अब इसके वायुमंडल पर चलते हैं, जो तूफानों और घूमते बादलों का एक विशाल कैनवास है। यह बृहस्पति की सबसे पहचानी जाने वाली विशेषता है। जब भी जुपिटर की कोई तस्वीर सामने आती है तो सबसे पहले ध्यान जाता है इन रंग बिरंगी धारियों पर। ये जो हल्के रंग की पट्टियां हैं, इन्हें साइंटिस्ट जोन कहते हैं, और जो गहरे रंग की हैं, उन्हें बेल्ट कहा जाता है। पर ये सिर्फ रंग नहीं है, हर एक पट्टी असल में एक भयानक जेट स्ट्रीम है, मतलब बहुत तेज रफ्तार वाली हवा जो अलग अलग दिशाओं में बह रही है। सोचकर देखिए कि 2 हाईवे हैं जिन पर गाड़ियां उल्टी दिशा में फुल स्पीड से चल रही हैं। जहां ये जोन्स और बेल्ट्स मिलते हैं ना, वहां ठीक वैसा ही कुछ होता है। और इसी टकराव से वहां बड़े बड़े तूफान और भंवर पैदा होते हैं। और इन सारे तूफानों के बीच एक है जो सबसे बड़ा और सबसे मशहूर है। एक ऐसा विशाल घूमता हुआ तूफान जो सदियों से चल रहा है, द ग्रेट रेड स्पॉट। इसका साइज सच कहूं तो सोच से भी परे है। ये तूफान इतना बड़ा है कि हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है, और शायद थोड़ी जगह बच भी जाए। आज तक पृथ्वी पर ऐसा कोई तूफान नहीं आया जो इसके आसपास भी हो। और ये कोई आजकल की बात नहीं है। जब से हमारे पास टेलीस्कोप्स हैं, यानी करीब 350 सालों से साइंटिस्ट्स इस तूफान को देख रहे हैं। जी हाँ, 350 साल से भी ज्यादा। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लंबे समय तक चलने वाला तूफान है, जो आज भी जारी है। जो हमें दिखता है वो तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। सतह के नीचे कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं जो जुपिटर को और भी दिलचस्प बनाती हैं। सूरज को अगर छोड़ दें तो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर के पास है। ये इतना मजबूत है कि हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इसके सामने कुछ भी नहीं है, करीब करीब 20,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली। ये जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड एक विशाल जाल की तरह काम करता है। ये स्पेस से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स को पकड़ लेता है, और इसी वजह से इसके पोल्स पर बहुत ही शानदार ऑरोरा बनते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं, लेकिन उनसे कई ज्यादा बड़े और इंटेंस। और हाँ, ये इतना खतरनाक रेडिएशन पैदा करता है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट अगर ज्यादा पास जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब एक और छिपा हुआ राज,
जब भी रिंग्स वाले प्लैनेट की बात होती है तो सबके दिमाग में सैटर्न यानी शनि का नाम आता है ना? पर क्या किसी को पता है कि जुपिटर के भी रिंग्स हैं? हाँ, ये सच है। लेकिन ये शनि के चमकदार बर्फीले रिंग्स जैसे बिल्कुल नहीं हैं। जुपिटर के रिंग्स बहुत ही धुंधले और पतले हैं और ये ज्यादातर धूल से बने हैं। असल में ये धूल इसके छोटे छोटे चांदों से उल्कापिंडों के टकराने पर उड़ी है। इन्हें देखना इतना मुश्किल है कि ये तभी नजर आते हैं जब सूरज ठीक इनके पीछे हो। तो हमें ये सब पता कैसे चला, इतनी दूर के ग्रह के बारे में इतनी सारी बातें? इसका जवाब है हमारी इंजीनियरिंग और हमारी जिज्ञासा में, हमारे रोबोटिक स्पेस मिशंस। तो आखिर हमें ये सारी अविश्वसनीय जानकारी मिली कैसे? कई दशकों से इस विशाल ग्रह के राज खोलने के लिए कई मिशन भेजे गए हैं। चलिए कुछ हीरो मिशनों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले 70 के दशक में पायनियर और वॉयेजर मिशन इसके पास से गुजरे। उन्होंने हमें पहली बार जुपिटर की नज़दीकी तस्वीरें भेजी और इसके धुंधले रिंग्स और नए चांदों के बारे में बताया। फिर आया गैलीलियो मिशन। ये जुपिटर का चक्कर लगाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। इसने सालों तक हमें बहुत ज़रूरी डेटा भेजा। और आज जूनो मिशन जुपिटर के पोल्स के ऊपर से उड़ान भर रहा है और बादलों के नीचे झांककर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस विशाल ग्रह के अंदर आखिर है क्या। जुपिटर सिर्फ एक अकेला ग्रह नहीं है, ये अपने आप में एक मिनी सोलर सिस्टम जैसा है जिसके चारों ओर बहुत ही अनोखे चांद घूमते हैं। इसके 4 सबसे बड़े चांद हैं जिन्हें गैलीलियन मून्स कहते हैं और हर एक अपने आप में एक पूरी दुनिया है। सबसे पहले है आयो, हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाली जगह जहां हर वक्त लावा उबलता रहता है। फिर है यूरोपा, जिसकी बर्फीली सतह के नीचे एक बहुत बड़ा खारे पानी का समंदर छिपा हो सकता है। इसके बाद है गैनीमेड, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद, ये तो मर्क्यूरी ग्रह से भी बड़ा है। और आखिर में है कैलिस्टो, चट्टान और बर्फ की एक बहुत पुरानी दुनिया जिस पर गड्ढों की भरमार है। तो कुल मिलाकर जुपिटर सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये एक पावर हाउस है, ग्रेविटी का, तूफानों का, और इसके चारों ओर घूम रही हैं इसकी अपनी अलग अलग दिलचस्प दुनियाएं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर जुपिटर के चांद यूरोपा की बर्फ के नीचे वाकई एक विशाल समंदर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहां जीवन हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य की खोजों से ही मिलेगा।